अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हेपेटाइटिस। ठीक है, और हेपेटाइटिस के लफ्ज़ी मायने क्या है, क्या वजूहात होती हैं हेपेटाइटिस की, क्या क्या अलामतें आती हैं, हेपेटाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है, इसके मसाइल क्या क्या आ सकते हैं, और हेपेटाइटिस के गिर्द अगर कुछ जो और मज़ीद मालूमात है जो कि एक आम इंसान को जानने की ज़रूरत है तो वो भी मैं इस वीडियो में ज़िक्र करूँगा। तो एंड तक अगर आप वीडियो मेरे साथ रहेंगे तो ज़रूर आपको आई एम 100% श्योर कि आपको पता तो ज़रूर चल जाएगा कि हेपेटाइटिस क्या है, इस बीमारी में होता क्या है, क्या क्या मसाइल आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेपेटाइटिस बुनियादी तौर पे क्या है? ठीक है, हेपेटाइटिस जो है वो हम जिगर को मेडिकल में हेपेटिक कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो इसके इन्फेक्शन होते हैं, हम उसे आमतौर पे हेपेटाइटिस कह रहे होते हैं। ठीक है, और हेपेटाइटिस की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, यानी वायरसेस से इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, अब मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस इस वक्त दरियाफ्त हो चुके हैं जो कि हेपेटाइटिस करवाते हैं। इनमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। ठीक है, और अभी कुछ मज़ीद वायरसेस पे तहकीक जारी है, तो ये एफ़ और जी तक जाएंगे कुछ अरसे के अंदर अंदर। ठीक है, तो जो आमतौर पे हम पीलिया कह रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे भी बाज़ुकात लोग हेपेटाइटिस की जो है बुनियाद ले रहे होते हैं। ठीक है, अब एक पीलिया और एक काला यरकान या यरकान, इसमें क्या क्या फ़र्क होते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बस ये समझ लेंगे फ़िलहाल कि जो जिगर का इन्फेक्शन होता है, जब वायरसेस से होता है, तो हम उसे हेपेटाइटिस कह रहे होते हैं। ठीक है, सही है। तो अब मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस मौजूद हैं, तो अब हम एक एक करके चलते हैं कि कौन कौन से वायरसेस जो हैं वो ख़तरनाक होते हैं, कौन से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस ए से। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए जो है वो खाने पीने से फैलता है। ठीक है, पानी पीने से, खाना पीने से, गंदा खाना पीना खाने से, उससे फैलता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस ए जो होता है वो ज़्यादातर इतने मसाइल पैदा नहीं करता। ठीक है, वो जिस्म में खाने पीने से मुंह के ज़रिए दाखिल होता है। ठीक है, और जाके जिगर को इन्वॉल्व करता है। कुछ अरसे के लिए जिगर जो है वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है और हमारा जिस्म पीलिया का शिकार हो जाता है। ठीक है, याद रखें, जब भी हेपेटाइटिस होगा आपको पीलिया होगा, चाहे वो हेपेटाइटिस ए से हो, बी से हो, डी से हो, ख़तरनाक हेपेटाइटिस से हो या सादा हेपेटाइटिस से हो, पीलिया आपको हमेशा होगा। ठीक है, हेपेटाइटिस का जो ए का जो है बुनियादी तौर पे कोई ख़ास इलाज नहीं किया जाता। हेपेटाइटिस ए के लिए बस ये होता है कि इंसान को जो मसाइल आ रहे होते हैं, हम सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे होते हैं। ठीक है, और मरीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात अगर बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होता है तो हम मरीज़ को एडमिट भी कर लेते हैं हेपेटाइटिस ए के अंदर। ठीक है, वरना हम मरीज़ को अमूमन घर पे कहते हैं कि आपको पीलिया हो गया है हल्का फुल्का, आप घर पे पानी की मकदार ज़्यादा किए, गर्म चीज़ें कम खाएँ, और इस चीज़ से वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता और मसले मसाइल कैंसर वगैरह इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, और आमतौर पर इसे पीलिया भी कहा जा रहा होता है। ठीक है, अब चलते हैं हेपेटाइटिस बी की तरफ। देखिए, हेपेटाइटिस बी सबसे डेंजरस है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एंड सी सबसे डेंजरस है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी जो होता है ये खून के ज़रिए शामिल होता है। ठीक है, ये गंदी ड्रिप्स के ज़रिए, यानी खून में इंजेक्शन वगैरह, इन तमाम चीज़ों से जो है वो जिस्म के अंदर आता है। ये खाने पीने से नहीं फैलता। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी होता है, इसमें ये सबसे बुरी ये चीज़ होती है कि हेपेटाइटिस बी एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, अब इन दोनों में अलग अलग चीज़ होती हैं। ठीक है, अगर हेपेटाइटिस आपको हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ या सी हुआ, कोई भी हेपेटाइटिस अगर 6 महीने से ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चलता है तो वो हेपेटाइटिस क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहलाता है। ठीक है, और अगर कोई भी हेपेटाइटिस 6 महीने से कम चलता है तो वो एक्यूट हेपेटाइटिस कहलाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए एक्यूट हेपेटाइटिस होता है क्योंकि ये 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ठीक है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है अगर इसका बेशक इलाज ना भी करवाया जाए। लेकिन बी और सी का ऐसा नहीं होता। बी और सी में भी जो अलामतें आती हैं वो ए जैसी ही आती हैं, पीलिया होगा, कमज़ोरी होगी। ठीक है, और इस किस्म की अलामतें ही आएंगी, लेकिन बी और सी का इलाज लाजमी है, वरना ये कैंसर करवा सकते हैं। ठीक है, अब हेपेटाइटिस बी जो होता है ये आमतौर पे अगर बच्चों में हो जाए या बड़ों में हो जाए तो इसमें क्रॉनिक चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये लंबा चलता है। ठीक है, ये सारी उम्र आपके साथ रहता है। ठीक है, और इसके जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी बड़े महंगे महंगे होते हैं। ठीक है, तो इसको डायग्नोसिस, इसकी तशख़ीस भी काफ़ी महंगी हो जाती है और प्लस इसका इलाज भी काफ़ी महंगा है। ठीक है, लेकिन जो दवाइयाँ मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं
उसमें अच्छी खासी जो प्राइस है वो गवर्नमेंट पे करती है ताकि इलाज इसका थोड़ा सस्ता हो सके। इसी वजह से इसकी दवाइयाँ जो है उसको थोड़ी सी जो कीमत होती है वो आवाम को पे करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती हैं वो गवर्नमेंट पे करी होती है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी दवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर इसकी सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू पूरी दुनिया में, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है वो कैंसर करवा सकता है, वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ ले जा सकता है, प्लस अगर हेपेटाइटिस बी ज़्यादा लंबा अर्से के लिए चला तो कैंसर के अलावा ये जिगर को सिरोसिस या जिगर को सिकुड़वाने की तरफ भी ले जा सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी फैलता मैंने आपको बता दिया कि ये खून से फैलता है, अगर गलत फ्लूइड लग जाए, मतलब अगर गंदा सिरिंज लग जाए, गंदा खून लग जाए, गंदी ड्रिप्स लग जाए, ऐसी चीज़ों से और सेक्स से ये चीज़ें फैलता है, ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी जो है वो थोड़ा डेंजरस है, ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है। चल अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी भी डेंजरस है। पूरी दुनिया के अंदर हेपेटाइटिस बी ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस सी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है, बी की वैक्सीन अवेलेबल है, और हेपेटाइटिस जो है वो आई थिंक ए की भी अवेलेबल है, और ई की इस वक्त जो है वो जो वैक्सीन है वो अंडर डेवलपमेंट है। चाइना में ज़रूर मौजूद है लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं है, सही है। और अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी की, तो हेपेटाइटिस सी जो है वो भी डेंजरस है हेपेटाइटिस बी की तरह। ये भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस करवा सकता है, ये एक्यूट हेपेटाइटिस भी करवा सकता है, यानी ये 6 महीने से लंबा भी चल सकता है, ठीक है। ये कैंसर भी करवा सकता है, ये जिगर को सिकुड़वा भी सकता है। इसका इलाज ना करवाया जाए तो बड़े मसले पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अमूमन जो हम कह रहे होते हैं आम जुबान में काला या अरकान हो जाना, उसमें हम जो मुराद ले रहे होते हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी दोनों को मुराद कर रहे होते हैं, ठीक है। और सी भी इसी तरह डेंजरस है बी की तरह, क्योंकि ये कैंसर करवा सकता है, जिगर से करवा सकता है, तो उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी का कोई हिफाजती टीका भी मौजूद नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी के ऊपर। हेपेटाइटिस डी एक ऐसा हेपेटाइटिस का वायरस है जो कि अकेला इन्फेक्शन नहीं करवा सकता, ठीक है। ये इसको मतलब यूँ समझें कि ज़िंदा रहने के लिए हेपेटाइटिस बी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, उसको हेपेटाइटिस डी ऊपर से हो सकता है, यानी कि सुपर इम्पोज हो सकता है, सही। जैसे कि इसको एक ज़मीन चाहिए हेपेटाइटिस डी को, वो कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो हमेशा बी के ऊपर आएगा, ठीक है। और अगर किसी को पहले से ही हेपेटाइटिस बी मौजूद है और ऊपर से डी भी इन्फेक्शन करवा दे, तो उसकी बचने के चांसेस काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। उसका जिगर अमूमन जो है ना वो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस डी काफ़ी समझे कि बुरा वायरस है, इसका इलाज भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ई की। हेपेटाइटिस ई जो है वो भी खाने पीने से फैलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी और बी और सी और डी, ये तीनों हेपेटाइटिस जो होते हैं बी, सी और डी, ये खून से फैलते हैं और इंजेक्शंस वगैरह और इन चीज़ों से फैलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हेपेटाइटिस ए और ई है ये खाने पीने से और मुंह से फैलता है, ठीक है। ये भी हमारे जिस्म के अंदर जाता है और हेपेटाइटिस करवाता है और पीलिया करवाता है, और अमूमन इसका जो है ना वो इलाज ज़रूरी नहीं होता, खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ई जो है ना वो ख़तरनाक साबित होता है जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं। अगर प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, माँ के लिए, बच्चे के लिए, हर किसी के लिए, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी में बड़ा डेडली साबित होता है, ठीक है। और इसकी वैक्सीन जो है वो आई है, लेकिन चाइना के अंदर आई है, पूरी दुनिया में इस वक्त ग्लोबली नहीं आई है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल नहीं है, इंपोर्ट करवा के बाद कुछ डॉक्टर्स लगाते हैं, बट स्टिल इसके ऊपर कोई इतनी ख़ास रिसर्च पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया मुख्तलिफ़ किस्म के जो हेपेटाइटिस मौजूद हैं, कौन कौन से वायरसेस हेपेटाइटिस वगैरह करवाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसकी अलामतों के ऊपर। तो हेपेटाइटिस जो है उसकी मुख्तलिफ़ अलामतें आ सकती हैं, लेकिन जो सबसे आम अलामत होती है वो पीलिया होता है, ठीक है। पीलिया क्या होता है कि जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है, आपकी आंखें जो हैं वो पीली पड़ना शुरू होती हैं, आपका जिस्म पीला पड़ना शुरू हो जाता है, इसे बुनियादी तौर पर पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक ख़ास चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चों में जॉन्डिस होता है, जिसे फिजियोलॉजिक जॉन्डिस कहते हैं, बच्चे की पैदाइश के बाद जो जॉन्डिस होता है, ठीक है,
उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उसको बच्चे की पैदाइश के बाद फ़ौरन 1-2 दिनों में जो पीलिया आता है उसको हेपेटाइटिस से अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बड़ी क्रूशल चीज़ें होती हैं, वो फिर किसी दिन मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि जब बच्चा पैदा होता है उसको जब पीलिया होता है 1 से 2 दिन के बाद उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसको किस तरीके से रखा जाता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो नहीं होगा या वो बहुत ज़्यादा पीलिया हो जाएगा तो उसकी वजह से बच्चा माजूर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर हम किसी दिन बात करेंगे। लेकिन जो हेपेटाइटिस बड़ों में होता है इसमें अमूमन पीलिया की शिकायत मरीज़ को होती है। फिर मरीज़ को बुखार हो सकता है, बुखार के अलावा मरीज़ को जो है वो पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मरीज़ जो है वो अमूमन शिकायत करता है कमज़ोरी की, उसको नींद में मसाइल पैदा हो सकते हैं, उसके पेट में पानी भर सकता है। ठीक है, और सांस जल्दी फूलेगा, मरीज़ के अंदर HB की कमी हो सकती है, मरीज़ के अंदर आयरन की कमी हो सकती है, मरीज़ के अंदर विटामिन्स वगैरह की कमी हो सकती है। मरीज़ को जो है वो यूँ समझिए कि उसकी शुगर लो होने के मसाइल उसको शुरू हो सकते हैं। ठीक है, और फिर और बड़े मसले शुरू हो सकते हैं। फिर इसके अलावा सिरोसिस, जिगर सिकुड़ने का भी हेपेटाइटिस की अलामतों में से एक होता है। ठीक है, और बड़े मसले पैदा हो सकते हैं। प्लस अगर किसी को हेपेटाइटिस है, ठीक है, और प्लस उसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ शुरू हो जाए तो उसकी वजह से वो हेपेटिक एनसेफेलोपैथी की तरफ जा सकता है, यानी कि यूरिया का मिकदार जो होती है वो जिस्म से खारिज नहीं हो पाती, और यूरिया की मिकदार जब एक ख़ास लेवल से ऊपर चली जाती है तो मरीज़ को अमूमन बेहोशी या कोमा में भी चला जाता है। ठीक है, तो अमूमन मरीज़ हम हॉस्पिटल में ऐसे देखते हैं जिनको हेपेटाइटिस था और वो कोमा में होकर आते हैं क्योंकि उनका जिगर सही से काम नहीं कर पा रहा होता और उनको कब्ज़ हो रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो ये कुछ अलामतें हैं जो हेपेटाइटिस के अंदर अमूमन हमें नज़र आती हैं। अगर हम बात करें जो मसाइल पैदा होते हैं तो उसमें 2-3 मसाइल ऐसे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर हेपेटाइटिस का इलाज नहीं करवाया जाएगा, ख़ास तौर पे BCOD, इन तीनों का इलाज बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं करवाएंगे तो या तो जिगर सिकुड़ जाएगा, या जिगर ज़ाया हो जाएगा, या जिगर फेल हो जाएगा, या कैंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका जिगर फेल हो गया, ठीक है, तो जिगर जब भी जाता है तो आपके जिगर के कुछ अर्से बाद आपके गुर्दे भी नाकार होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जब जिगर बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है तो उसकी वजह से जो मसाइल आते हैं उसमें शुगर की कमी होती है, क्योंकि जब शुगर हम नहीं खा रहे होते बाहर से तो जो शुगर का लेवल मेंटेन करना होता है वो जिगर मिल के करता है पैनक्रियाज या लबलबे के साथ। तो जब जिगर काम नहीं कर पा रहा होता तो खून के जो शुगर लेवल्स हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अमूमन लोगों को जो है वो शुगर लो होने की मसाइल भी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर किसी इंसान को ज़्यादा अरसे तक कब्ज़ रह जाए तो उसकी वजह से वो मरीज़ हेपेटिक एनसेफेलोपैथी में जा सकता है, मरीज़ कोमा में जा सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो जो है वो मरीज़ को कैंसर हो सकता है, और कैंसर एक बार हो गया तो फिर बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है, फिर जिगर सिकुड़ने के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस के साथ जो है ना और भी बड़े मसले आ सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मसले हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, आपको समझा दिए हैं। आपको एक डॉक्टर को दिखाने की कब ज़रूरत है। आपको हेपेटाइटिस है, ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि 2 हेपेटाइटिस ऐसे हैं जो कि आमतौर पे हमें मिल जाते हैं पीलिया की शिकायत के साथ, और वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आपको मैंने बताया कि 3 वायरसेस ऐसे हैं जो कि खून से फैलते हैं। ठीक है, वो उनका इलाज भी कराना ज़रूरी होता है और मसले मसाइल भी लेकर आते हैं। तो आपको कब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने कहीं बाहर से खाना खाया है, या आपने गंदा खाना खाया है, आप कहीं से ट्रैवल कर किया है, या आपने ख़राब पानी पिया, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपको मिल रही है और उसके आपको 1 हफ़्ते के बाद पीलिया की शिकायत आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपको पीलिया की शिकायत है, हेपेटाइटिस BCD नहीं है। ठीक है, तो इसमें अमूमन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप जाके करीबी डॉक्टर से एक बार मशवरा कर लें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो B और C होते हैं ये फैलते हैं, सेक्स के ज़रिए फैलते हैं और इंजेक्शंस के ज़रिए फैलते हैं। अगर आपको कुछ पिछले साल जो है वो इस किस्म की कोई हिस्ट्री नहीं है, आपने कहीं पे सफ़र नहीं किया और आपने कोई बाहर से ख़राब खाना भी नहीं खाया, घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पीलिया की शिकायत हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, आपका वज़न कम हो रहा है, आपको पसीने आ रहे हैं, ठीक है, आपको सांस फूलने की बीमारी हो रही है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता पीले पड़ते जा रहे हैं, इसके अलावा आपका जो हाथ है वो सूजते जा रहे हैं, तो आपको एक डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और उससे जाके बताएं कि प्लीज़ मुझे जो है वो हेपेटाइटिस के लिए चेक करें। वो अमूमन टेस्ट करेगा और उसके बाद जो है आपका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। अब आते हैं तशख़ीस के ऊपर। हेपेटाइटिस की तशख़ीस कैसे की जाती है, हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है। हेपेटाइटिस का जो डायग्नोसिस होता है वो A और E जो कि हल्के वाले हैं, जो सिर्फ पीलिया करवाते हैं,
उनका क्लिनिकली हिस्ट्री से मरीज़ से बातचीत करके ही अंदाज़ा हो जाता है और उसमें कोई खास टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बी, सी और डी के अंदर हम टेस्ट करवाते हैं, इसमें खून के टेस्ट मौजूद शामिल होते हैं। खून के अंदर हम एंटीजन चेक कर रहे होते हैं और एंटीबॉडीज़ वगैरह चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाज़ वक़्त हमें अल्ट्रासाउंड की भी मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है, हम पेट का अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट भी करवा सकते हैं जब हम देखते हैं कि इंसान जो है वो उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे अल्ट्रासाउंड, सीटी और खून के टेस्टों से जो है वो हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस हो जाता है। इलाज की तरफ चलें तो हेपेटाइटिस ए और ई का आपको मैंने बताया कि ख़ास इलाज नहीं होता, बस पानी की मिकदार ज़्यादा रखनी होती है, वो खुद ब खुद हमारा जिस्म ठीक कर देता है। बी, सी और डी का इलाज होता है, इसमें हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं, एंटीवायरल थेरेपी देते हैं, मतलब इसमें ख़ास किस्म की दवाइयाँ होती हैं जो काफ़ी महंगी होती हैं, वो देनी पड़ती हैं और उसका इलाज कोर्स चलता है, ठीक है। और कोर्स के बाद फिर दोबारा चेक किया जाता है टेस्ट करके कि वो वायरस जिस्म से ख़त्म हो गया या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी और सी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से जान छोड़ते हैं। ये एक बार लग तो जाते हैं लेकिन ये जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमेशा जिन जिन की हेपेटाइटिस डी के मौजूद है, जैसे हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस डी का मौजूद है, तो प्लीज़ लगवाएँ, प्लीज़ लगवाएँ, प्लीज़ लगवाएँ, ठीक है। हेपेटाइटिस कोई मजाक नहीं है। तो बाय दैट आई थिंक मैंने हेपेटाइटिस के ऊपर जो भी सवालात वगैरह, जो भी मालूमात वगैरह इंसान के ज़हन में आती है किसी मरीज़ के या फिर आम पब्लिक को जो जानने की ज़रूरत है, मैंने तमाम समझा दिए हैं। और आई होप कि आपको मेरी तमाम बात समझ में आई होगी। और अगर स्टिल आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना हो तो मैं वहाँ कर दूँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फेसबुक पेज पर जाकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज़ डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।